हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है फंक्शन एंड बुलियन अलजेब्रा, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जहां पर हम पढ़ेंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन के इनवर्स को कब और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये पूरी तरीके से डिपेंड है लेक्चर नंबर 1 के ऊपर। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छे से आता है तो आज का लेक्चर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज के लेक्चर में 90% वही रहेगा जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। केवल आज आपको 10% ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छे से आता है तो आज का लेक्चर आप मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है ना, यानी कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कह सकते हैं, ये हमने वहां पर डिटेल में समझा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़े थे, जहां पर हमने फंक्शन को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। और हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा था वन वन फंक्शन, है ना, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन जैसे कि बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहलाता है, जब वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। और वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो वो फंक्शन सबसे पहले वन वन ऑन टू होना चाहिए। यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो वन वन ऑन टू होगा। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी कि आज हम इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इनवर्स को कैलकुलेट करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है, आप उसके बाद ही उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो वन वन ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज केवल 10% ही कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ पुराना ही रहेगा। यानी कि आपको वहां पर प्रूव करना होगा कि गिवन फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। और लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, जहां पर हमने क्वेश्चन को प्रूव किया था, फंक्शन को प्रूव किया था कि वो वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो एक बार और शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि किसी भी फंक्शन को वन वन कब कहते हैं और ऑन टू कब कहते हैं, है ना। तो देखिए, कोई भी फंक्शन वन वन फंक्शन कब कहलाएगा, है ना। तो ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान दें, डिफरेंट मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं, डिफरेंट की जगह पर आप यहां पर ईच भी लिख सकते हैं, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट ए है और ये हमारे पास एक सेट बी है। अगर सेट ए के अंदर मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3। तो यहां पर सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 3। अब जरा ध्यान देना, सेट बी के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए ए बी सी और डी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, अगर इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए या ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। यानी कि यहां पर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज इधर डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट मतलब यूनिक होनी चाहिए, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। आप किसी भी तरीके से उसको समझिए, बात एक ही है। तो यहां पर जैसे 1 की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जैसे यहां पर 1 की इमेज मान लेते हैं ए है, 2 की भी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मान लेते हैं बी है, और 3 की भी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जैसे कि यहां पर मान लेते हैं सी है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन वन वन हो गया। कैसा फंक्शन है ये, वन वन है। बात समझ में आ रही, ये वन वन फंक्शन है। चलिए अब यहां पर चलते हैं, ऑन टू को समझते हैं कि ऑन टू क्या है। किसी भी फंक्शन को ऑन टू कब कह सकते हैं, ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी। यानी कि इस बार यहां पर सेट बी की बात हो रही, तो यहां पर ये सेट ए हो गया हमारे पास और ये सेट बी हो गया। देखिए एक चीज और हमने पढ़ी थी कि यहां पर जो ए है वो 1 की इमेज है, बी क्या है 2 की इमेज है, और सी क्या है 3 की इमेज है। क्लियर है। अब इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, जो 1 है वो ए की प्री इमेज है। देखिए ए 1 की इमेज है और 1 ए की प्री इमेज है, ऐसे ही 2 बी की प्री इमेज है और 3 सी की प्री इमेज है। तो यहां पर ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। अब यहां पर मैं कुछ एलिमेंट लेता हूं,
मान लीजिए फिर से मैंने 1 2 3 एंड 4 यहां पर ले लिया और यहां पर हमने ले लिया ए बी सी और डी। अब ये गिवन फंक्शन ऑन टू कब होगा, जरा ध्यान देना। ये ऑन टू तब होगा जैसे 1 की इमेज है यहां पर ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है सी और 4 की इमेज है डी। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो देखो ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है और डी की प्री इमेज 4 है, सबकी प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। तो देखिए अगर हम शॉर्ट में समझे तो मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, जब सेट ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज इधर होगी तो 1 1 होगा। ऑन टू कब होगा, अगर सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज इधर होगी तो ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। अब जरा यहां पर मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन क्या ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डी की कोई प्री इमेज नहीं है। बात समझ में आ गई। इस फंक्शन को देखो ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो फंक्शन ऑन टू होगा वो 1 1 भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। ये तो बाई चांस है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है मतलब जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसी के इनवर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे, बस मैंने जस्ट आपको शॉर्ट में एक रिवीजन आपको कराया दोनों का, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, देखिए डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। यानी कि ये जो फंक्शन हमने यहां पर लिखा है इस फंक्शन को हम इनवर्टिबल फंक्शन कब कहेंगे, है ना। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन इफ इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखिए वही बात आ गई, कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन तभी कहलाएगा जब वो 1 1 ऑन टू होगा, क्योंकि उसके बाद ही उसका इनवर्स कैलकुलेट हो सकता है। एंड इट्स इनवर्स इज गिवन एज, और देखो इसका इनवर्स कैसे क्या होगा, देखिए इसके इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इनवर्स। एफ देखिए यहां पर एफ इनवर्स क्या है, ये फंक्शन का इनवर्स है और कहां से कहां पर डिफाइन है, बी से। देखो आप जरा यहां पर इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए, जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है और जो इसका इनवर्स होगा वो बी से ए में डिफाइन होगा। कहां पर डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। यही यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज यहां पर एक चीज और आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर ये एफ के ऊपर जो -1 लिखा है यानी कि एफ इनवर्स। अब आप एफ इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये 1 अपॉन एफ है। यहां पर जो ये एफ इनवर्स है ये 1 अपॉन एफ नहीं होता है, ये इसके ऊपर पावर नहीं है -1, ये एक्चुअल में इनवर्स का नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स का। तो इस गलत फहमी में आपको नहीं रहना है कि एफ इनवर्स का मतलब 1 अपॉन एफ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम लिखते हैं ना x की पावर -1 तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स होता है, ये करेक्ट है लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में नोटेशन है। क्या है ये, नोटेशन है, ये पावर में -1 नहीं है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो एफ इनवर्स का मतलब है बी से ए में क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। देखिए अब इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी। हमारा जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है। अब एक चीज और देखो, जो ए होता है वो एक्चुअल में फंक्शन की डोमेन होती है और जो बी होता है वो फंक्शन की क्या होती है, कोडोमेन होती है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, मान लेते हैं डोमेन, यहां पर जो भी एलिमेंट है, मान लेते हैं यहां पर एलिमेंट हमारे पास x है। भाई यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसको हमने क्या मान लिया, x मान। x क्या वेरिएबल, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास f है। हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो a से b में डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइन है, a से b में, है ना। a से b में हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। और अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, डोमेन में क्या एलिमेंट आ रहा है, x आ रहा है। डोमेन में क्या है, x है। इसका मतलब जो फंक्शन a से b में डिफाइन है, अगर उस फंक्शन में हम x को डालेंगे, है ना, अगर हम इस फंक्शन को इनपुट क्या देंगे, x देंगे, तो ये हमें आउटपुट में y देगा। आपको मालूम है इन जनरली हम क्या करते हैं, जो सेट A होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेट B होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा फंक्शन A से B में डिफाइन है, अगर हम उस फंक्शन को x इनपुट देंगे, अगर हम फंक्शन को इनपुट क्या देंगे, x, यानी कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर x डालेंगे तो ये फंक्शन हमें y देगा।
मतलब इनपुट क्या है, x है, आउटपुट क्या मिलेगा, y मिलेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हो गया बात f की, फंक्शन की, ये a से b में डिफाइन है। अब इसका जो इनवर्स है वो कहां पर डिफाइन है, b से a में डिफाइन है। देखो क्लियर हो गया यहां से, अगर ये a से b में डिफाइन है तो इसका इनवर्स b से a में डिफाइन होगा। इसका मतलब इनवर्स कुछ इधर से आएगा, ये क्या होगा इसका इनवर्स, ये तो f था, ये क्या हो गया इनवर्स। अब जरा ध्यान दो, इनवर्स b से a में डिफाइन है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन था f, इसकी डोमेन क्या थी, सेट a, कोडोमेन क्या था, सेट b। इनवर्स में अगर आप आ जाओ तो इनवर्स की डोमेन क्या हो गई b और कोडोमेन क्या हो गई a। यानी कि जब आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन क्या बन जाती है, मतलब डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो यहां पर अब एक चीज और यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, देखो जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि जो ऑन 2 फंक्शन होता है उस केस में डोमेन और रेंज बराबर हो जाती है। डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, जो डोमेन होती है वो कोडोमेन बन जाती है, और जो डोमेन तो बन जाएगी कोडोमेन और कोडोमेन बन जाएगी डोमेन, यानी कि दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और डोमेन और रेंज बराबर होती है तो इसलिए आप कोडोमेन को रेंज भी कह सकते हैं। तो यहां पर इनवर्स जो इसका, जब आप इनवर्स निकालेंगे और अगर आप इसके इनवर्स में इनपुट क्या डालेंगे, y, क्योंकि इस बार y क्या हो गया, इनपुट हो गया, क्योंकि अब ये इनवर्स के लिए डोमेन बन गई और ये क्या बन गई, कोडोमेन। और कोडोमेन और रेंज बराबर होती है तो इसको आप रेंज भी कह सकते हैं। तो देखो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप f में x डालेंगे तो आपको y मिलेगा, और अगर आप f इनवर्स में y डालेंगे तो आपको x मिलेगा। तो इसी चीज को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ fx इक्वल टू y, यानी कि अगर आपने फंक्शन में x डाला तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, देन f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप उसके इनवर्स में y डालेंगे तो आपको x मिलेगा। और ये दोनों आपके लिए नोटेशन जो मैंने यहां पर लिखी है, देखिए fx किसके इक्वल होता है, y के, और f इनवर्स y किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो ये इसका इनवर्स हो गया fx का। तो मेरे ख्याल से इनवर्स का मतलब आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि केवल इनवर्स 1 1 ऑन 2 फंक्शन का ही क्यों रिप्रेजेंट कर कैलकुलेट होता है, बाकी फंक्शन का जो, जैसे हमारे पास और भी फंक्शन थे, 1 1 इंटू था, 1 1 ऑन 2 था, 1 1 ऑन 2 का तो इनवर्स है ना, 1 1 इंटू या फिर मैनी 1 इंटू, यानी कि बाकी फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं कैलकुलेट होता है, इसको भी जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि इनवर्स केवल 1 1 ऑन 2 फंक्शन का ही क्यों एग्जिस्ट करता है, बाकी का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर मैंने एक फंक्शन लिया जो कि a से b में डिफाइन है, तो ये हमारा हो गया सेट a, ये मेरा सेट a और ये मेरा सेट b, है ना। मैंने फंक्शन को a से b में मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मान लेता मैंने एलिमेंट ले लिया यहां पर a, या यहां पर 1 2 3 ले लेते, 1 2 3, और यहां पर मैंने ले लिया a b c d। मान लेते 1 की इमेज है a, 2 की इमेज b और 3 की इमेज c। ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 तो है ना, कैसा फंक्शन है ये 1 1। 1 1 के साथ क्या ये ऑन टू है, नहीं है, तो क्या है, इनटू है। देखो जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है, तो इसका मतलब ये 1 1 इंटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 1 इंटू है। अब जरा चेक करते हैं क्या इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, चेक करते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन का इनवर्स लिखने जा रहा हूं, जो इसका इनवर्स होगा वो b से a में डिफाइन होगा, यानी कि इस बार सेट b हमारा लेफ्ट में आ गया और ये हो गया सेट a, क्योंकि b से a में डिफाइन है, b से a में डिफाइन है। चलिए b में क्या क्या एलिमेंट थे, a b c d, ये b के अंदर एलिमेंट थे। a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, अगर 1 की इमेज क्या थी, a की प्री इमेज क्या थी 1। अब जरा यहां पर यानी कि 1 और a के बीच में रिलेशन था, 1 और a के बीच में रिलेशन था। तो जब आपने इसको रिवर्स किया, देखिए पहले एरो कहां से कहां जा रहा था, 1 से a में, जब आप इसका इनवर्स करेंगे तो एरो कहां जाएगा, उल्टा हो जाएगा एरो, यानी कि a से 1 में जाएगा। पहले 1 से a में जा रहा था, अब a से 1 में जाएगा। b कहां जाएगा, देखो 2 से b जा रहा था तो b से 2 जाएगा, ये लीजिए, और उस पहले 3 से c जा रहा था तो अब c से 3 जाएगा, ये लीजिए।
अब यहां पर एक एलिमेंट डी खाली बच गया, क्या ये, देखिए इनवर्स तो दूर की बात है, क्या ये फंक्शन है? इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसने फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर दिया, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा था कि किसी भी मैपिंग को या कोई भी मैपिंग जो है वो फंक्शन की मैपिंग कब कहलाएगी, वो फंक्शन की मैपिंग तब कहलाएगी जब जो हमारा पहला वाला सेट है डोमेन वाला, उसके सभी एलिमेंट की इमेज उधर होनी चाहिए, यानी कि इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज इधर होगी, तभी तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो इनवर्स तो दूर की बात, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। पहली बात, ये फंक्शन होगा तभी तो हम इसको इनवर्स कह सकते हैं। भाई जो इनवर्स फंक्शन होता है वो भी तो फंक्शन ही है, तो पहले उसको फंक्शन होना पड़ेगा तभी तो वो इनवर्स होगा। मतलब कहने का ये है कि ये हमारा इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। बात समझ में आ गई? इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आई होगी कि 1 इनटू फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहां पर मैं मान लेते हैं, यहां पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पर मैंने ले लिया ए बी सी। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज सी। क्या ये फंक्शन है? हाँ बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है। कौन सा फंक्शन है? देखो ये 1 1 तो नहीं है, ये मैनी 1 है। कौन सा है? मैनी 1 है। और मैनी 1 के साथ साथ ये ऑन टू भी है, यानी कि मैनी 1 ऑन टू फंक्शन है। मैनी 1 ऑन टू फंक्शन, देखिए लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा ना तो ये सब आपके लिए बहुत आसान है। ये मैनी 1 ऑन टू फंक्शन है ना। चलिए अब देखते हैं क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, चेक करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी, तो यहां पर मैं सेट बी ले लेता हूं और यहां पर सेट ए ले लेता हूं। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? ए बी सी, इधर हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। चलिए केवल हमें उल्टा करना है। देखिए पहले 1 से ए में एरो था, अब ए से 1 में एरो चला जाएगा, ये लीजिए। पहले 2 से बी में एरो था, अब बी से 2 में जाएगा, ये चला गया, है ना। पहले 3 से बी में भी एरो था, तो अब बी से 3 में भी जाएगा, यानी कि बी से 2 में भी जाएगा, बी से 3 में भी जाएगा। क्लियर है? और पहले 4 से सी में था, तो अब सी से 4 में जाएगा। क्या ये फंक्शन है? अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारा डोमेन वाला सेट है उसके सभी एलिमेंट की उधर यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखो इस बी की यूनिक इमेज नहीं है, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है, 2 और 3, तो यूनिक इमेज कहां है? ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत हो गई, यानी कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। ये जब फंक्शन ही नहीं है तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो रही होगी कि सभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर देखो चेक करते हैं, ये मैंने यहां पर लिया फंक्शन 1 और इस बार मैं यहां पर एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3 और यहां पर लिया ए बी सी, है ना। ये सेट ए और ये सेट बी, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज सी। कैसा फंक्शन है? देखो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट इज 1 1 ऑन टू। ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1 1 ऑन टू क्यों है। देखिए सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है ना, और इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। चलिए अब इसका इनवर्स करते हैं, तो इनवर्स करेंगे तो बी लेफ्ट में आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। क्लियर है? बी और ए। अब जरा देखिए यहां पर सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी, और यहां पर 1 2 3। उल्टा कर देते हैं, पहले एरो 1 से ए में था, अब एरो ए से 1 में जाएगा। पहले एरो 2 से बी था, अब बी से 2 जाएगा। पहले एरो 3 से सी था, अब सी से 3 जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। देखो सेट एक, ये जो लेफ्ट में सेट है इसके सभी एलिमेंट की उधर यूनिक इमेज है और इन सब की इधर प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन है, और फंक्शन होने के साथ साथ ये भी 1 1 ऑन टू है, ये भी 1 1 ऑन टू है। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है और हम उसका इनवर्स निकालें तो उसका इनवर्स भी 1 1 ऑन टू ही होगा।
बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से अब आपको बात क्लियर हुई होगी कि केवल 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने यहां पर लिखा है, ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इनवर्टिबल इफ इट इज 1 ऑन टू फंक्शन। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, इफ f फ्रॉम a टू b इज 1 ऑन टू देन f इनवर्स b टू a इज ऑल्सो 1 ऑन टू। अगर आपका फंक्शन 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स भी 1 ऑन टू ही होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ f given function f from a to b is 1 on to function then f inverse b to a is unique function। यानी कि यूनिक फंक्शन मतलब अगर आपका कोई फंक्शन 1 on to है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, यानी कि उसका एक ही इनवर्स होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे इनवर्स आ जाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक पार्ट इनवर्स का। अब यहां पर देखो नया कुछ नहीं है। अगर आपको ये प्रूव करना आता है कि फंक्शन 1 on to कैसे करते हैं, अगर आपको प्रूव करना आता है कि फंक्शन 1 और on to कब होते हैं, तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको बस एक लास्ट स्टेप और लिखना होगा, यानी कि नया कुछ नहीं है। और किसी भी गिवन फंक्शन को 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और देखिए। कोई भी फंक्शन 1 अगर आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे fx1 इक्वल टू fx2, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अगर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो आप कहेंगे गिवन फंक्शन क्या है, 1 है। क्लियर है? अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है, ऑन टू के लिए आपको फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ती है। क्या निकालेंगे? रेंज। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और रेंज को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रेंज कैलकुलेट करना सिखाया था और आज भी हम रेंज ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने बेसिक समझ लिया पूरा। और देखिए नया आपको यहां पर नया वैसे भी कुछ लगेगा नहीं। क्यों नहीं नया लगेगा? क्योंकि ये टॉपिक आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। क्लास 12th में आपने पढ़ चुके हैं, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके थे। और यहां पर भी मैं आपको एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपको छोड़ा है, सब कुछ आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है, एक बार उसको रिवाइज करना है ठीक से और क्वेश्चन सॉल्व करने। अब यहां पर पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, है ना। इस एग्जांपल को समझते हैं कि और थोड़ा सा आपको इनवर्स का आइडिया और क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया fx इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा एग्जांपल है। करना क्या है, हमें इसका इनवर्स निकालना है ना। इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना। देखो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना जरा, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिए। देखिए हमने यहां पर इनवर्स का मतलब होता है कि अगर हम इस फंक्शन में कुछ इनपुट डालें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सेट ए और ये मेरा सेट बी। मैंने आपको बताया था सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बी के एलिमेंट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को -1 रख देता हूं तो आप मुझे बताएं y की वैल्यू कितनी आएगी। पहली बात है कि जो fx है किसके इक्वल होगा, y के। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम fx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y। तो मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, fx की जगह y पुट कर दिया। देखिए स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स, इसमें भी क्या लिखा है कि पुट fx इक्वल टू y। तो हमने क्या करा, fx को y के इक्वल पुट कर दिया। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा आपको। मैंने क्या करा, यहां पर x की जगह 1 को डाला, x की जगह 1 को डाला, तो बताओ y कितना आएगा। तो देखो x की जगह जब आप -1 डालोगे तो -2 प्लस 1 -1 आएगा, यानी कि y भी -1 आएगा। उसके बाद मैंने x को डाल दिया 0, x की जगह पर क्या डाला, 0, यानी कि इनपुट डाला 0 तो आउटपुट मिलेगा 1। देखिए इनपुट डाला -1 तो आउटपुट भी मिला -1, इनपुट डाला 0 तो आउटपुट मिला 1। उसके बाद हमने यहां पर इनपुट डाला 1 तो आउटपुट मिलेगा 3, इनपुट डालेंगे 2 तो आउटपुट मिलेगा 5। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि यहां पर -1 की इमेज -1 है, 0 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 3 है और 2 की इमेज 5 है। अब जरा यहां पर एक बात ध्यान से समझिए। अब देखो ये तो हमारा फंक्शन था, कहां से कहां तक, a से b में। ये एक्चुअल में क्या था, जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम a टू b, है ना। अब इसका जो इनवर्स होगा, इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए, जिसमें अगर हम इनपुट ये डालें तो आउटपुट ये मिले।
भाई इनवर्स का मतलब ये देखो, कोई फंक्शन आपको दिया, फंक्शन का मतलब क्या है कि आपने अगर ये इनपुट डाला तो आपको ये आउटपुट मिल गया, तो ये आपका गिवन फंक्शन है। अब इसका जो इनवर्स होगा वो ऐसा फंक्शन होगा कि अगर हम उसमें ये इनपुट डालें तो आउटपुट ये मिलना चाहिए, यही तो मिलना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं जिसमें इनपुट ये डालें तो आउटपुट ये मिल जाए। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको करना हो गया, कुछ नहीं करना होगा, fx की जगह y पुट कर दिया। अब क्या करो, अब यहां से x को निकालो। देखिए अगर आप x को निकालते हैं तो 2x इक्वल टू y माइनस 1 आएगा, y माइनस 1 आएगा। अब आगे देखो जरा, चलिए y माइनस 1 आ गया। अब यहां से अगर मैं x को निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 1 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2। ये मेरे पास आ गया x, बोलो बात समझ में आ गई, दिस इज x, ये x है हमारे पास। चलिए अब आगे देखिए, x तो हमारे पास आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं देखो y का, ये y की वैल्यू है सारी, ये किसकी वैल्यू है, y की। अगर मैं इस फंक्शन में y की जगह -1 पुट करूं तो बताओ क्या आएगा। देखो यहां पर अगर आप -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस -2, -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 होता है -1। देखो अगर आप -1 इनपुट डालेंगे, इसमें -1 इनपुट डालेंगे तो -1 ही आएगा। आगे चेक करते हैं, इसमें 1 डालो, y की जगह 1 पुट करो, 1 - 1 0, 0 अपॉन 2 0, देखो 0 आ गया। बात समझ में आ रही, यानी कि इसी चीज को अगर मैं इधर रिप्रेजेंट करूं ऐसे, देखिए ये देखिए, ये हमारे पास सेट बी हो गया है ना, और ये हमारे पास हो गया सेट ए, दिस इज सेट ए। देखो इस बार क्या हो रहा है, ये सेट बी है, ये सेट ए है ना, सेट बी और सेट ए। तो हमने सेट ए में इनपुट डाला सेट बी में, क्योंकि हम इस बार ये इधर लेंगे ना -1, तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या मिली, -1। जब हमने यहां पर डाला 1 को तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली 0। जब हम यहां डालेंगे 3 को, देखो 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 1, यानी कि 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा 1। और जब हम 5 इनपुट डालेंगे तो 5 - 1 4, 4 अपॉन 2 2, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। यानी कि आप अगर 5 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आप यहां पर चेक कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का इनवर्स ये लिखा हुआ है ना, इस फंक्शन का इधर लिख देता हूं। देखिए इसका मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन था, ये जो हमारा गिवन फंक्शन था जो यहां से आ रहा है x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, ये इस फंक्शन का क्या है, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। इसका मतलब तो यही हुआ है ना। देखो अब स्टेप क्या कैलकुलेट करना, स्टेप क्या होंगे आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, fx की जगह y पुट कर देना, ये तो हम ऑन टू निकालने के लिए करते ही हैं। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है fx इक्वल टू y को। कैसे सॉल्व करना है, आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। देखो पहले तो आप fx की जगह y पुट करो, फिर x को निकालो y के टर्म्स में, है ना। तो हमने x को निकाल लिया y के टर्म्स में। नाउ रिप्लेस x बाय f इनवर्स y, x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स y से, यानी कि यहां पर x की जगह क्या लिखना है आपको, f इनवर्स y लिखना है। x की जगह पर रिप्लेस कर दो f इनवर्स y को, और जब आप f इनवर्स y को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2, एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ये क्या है, इनवर्स है। तो आपने देखा कितना आसान है इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालना आसान है या नहीं, बहुत सिंपल है इनवर्स को कैलकुलेट करना। लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो पहले fx की जगह y पुट कर दो, है ना, fx की जगह क्या पुट कर दो, y। फिर उसके बाद x को y के टर्म्स में निकालो, और उसके बाद लास्ट में x की जगह पर f इनवर्स y लिख दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस फंक्शन का इनवर्स ये लिखा आपके सामने। लेकिन अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में ये दोनों डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम आपको नहीं बनाने। ये तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर फंक्शन में अगर आप इनपुट डालते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है, और उसी के इनवर्स फंक्शन में अगर आप उसी आउटपुट को डालोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन, लेट f, हमारे पास f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। पहले तो आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, एंड हेंस, और उसके बाद इसका इनवर्स निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे शो करेंगे इस फंक्शन को ये इन्वर्टिबल है,
इन्वर्टिबल शो करने का मतलब है आपको ये शो करना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है। क्या है? 1 1 on 2। तो ये तो आपको करना आता ही है। अब देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं है। जब आप 1 1 on 2 प्रूव कर देंगे तो इनवर्स निकालने के लिए एक लास्ट स्टेप लिखना होगा बस। देखो मैं इस फंक्शन को 1 1 प्रूव कर रहा हूं, तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट R। हमने क्या करा, अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये डोमेन का सेट है और ये कोडोमेन का सेट है, और यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। तो मैंने क्या करा, x1 और x2 को, दो एलिमेंट को कंसीडर कर लिया डोमेन से, यानी कि R। ये x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है ना, पुट fx1 इक्वल टू fx2, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहां पर x की जगह x1 पुट करो, तो देखिए x की जगह जब आप x1 पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको 3x1 माइनस 7, और ये भी मिलेगा 3x1 माइनस 7। 7 से 7 हो गया कैंसिल, 3x1 इज इक्वल टू 3x1, और यहां पर 3 से 3 भी कैंसिल, तो x1 x2 होगा इधर तो, चलिए हाँ 3x1 माइनस 7, 3x2 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। और आपको मालूम है जब x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है ना, फंक्शन क्या है 1 1 है। देखिए अब इसके आगे आप लिख देंगे हैंस fx इज 1 1। fx कैसा फंक्शन है, एक 1 1 फंक्शन है ये। तो 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया, अब क्या करेंगे, अब इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करना है, अगेन कंसिडर्ड fx इक्वल टू 3x माइनस 1। अब देखो किसी भी फंक्शन को अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो क्या करना होगा, देखो ऑन टू, ध्यान देना जरा, ये स्टेप है इनवर्स को कैलकुलेट करने के, लेकिन यही स्टेप है ऑन टू को कैलकुलेट करने के। ऑन टू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले fx की जगह y पुट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, है ना। यानी कि इनटू के लिए आपको पहले दो स्टेप चाहिए, बस आपको इनवर्स निकालने के लिए एक आखिरी स्टेप और करना होगा। तो पहला स्टेप हमारा fx की जगह क्या करेंगे, यहां पर fx की जगह y पुट कर देंगे, पुट fx इक्वल टू y, पुट fx इज इक्वल टू y। तो यहां पर जब आप y पुट करेंगे देखिए कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। अब यहां से x को निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू y प्लस 7, और यहां से x आ जाएगा y प्लस 7 अपॉन में 3। ये हमारे पास x आ गया। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, आप जरा ध्यान देना। नाउ कैसे प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लिखा है यहां पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या यहां पर y की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए x डिफाइन ना हो, क्योंकि एक्चुअल में हम निकाल रहे हैं रेंज। क्या निकाल रहे हैं, रेंज। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन है x की वैल्यू, तो x तो इसका रियल नंबर है, इसके डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है। तो देखो किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि फंक्शन की कोडोमेन और रेंज बराबर है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू होगा, और रेंज का मतलब है y की वैल्यू। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि y रियल नंबर है तो इसका मतलब, अगर y रियल नंबर है तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज रियल नंबर है, और अगर रेंज रियल नंबर है तो कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो y है क्या ये यहां पर रियल होगा, बिल्कुल होगा भाई। यहां पर आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, फ्रैक्शन में पुट करो, कुछ भी पुट करो, ये फंक्शन हमेशा डिफाइन है, ये फंक्शन हमेशा क्या है, डिफाइन है। देखो आपको केवल ये चेक करना है कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिस पॉइंट पर y की वैल्यू रख दें, ऐसी कोई वैल्यू y की तो नहीं है जिस वैल्यू पे x डिफाइन ना हो। तो यहां पर तो y को आप कुछ भी रखो, x हमेशा डिफाइन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन से आपको ये पता चल रहा है ना, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर।
y किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है? y किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब y अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इस फंक्शन की रेंज रियल नंबर हो गई, क्योंकि y की वैल्यू ही तो रेंज है। तो फंक्शन y किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। अब जरा इस बात को समझिए आगे, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, या यहां पर एक लाइन और आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जितने भी y हैं अगर वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अगर y रियल को बिलोंग करेगा तो x भी रियल को बिलोंग करेगा, यानी कि सभी y के लिए x प्रेजेंट है, सभी y के लिए x प्रेजेंट है। ऑन टू में यही तो देखते हैं कि y की सभी वैल्यू के लिए अगर x की वैल्यू प्रेजेंट है तो फंक्शन ऑन टू होगा। किसी भी तरीके से समझिए, इसको समझने के बहुत तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये, आप प्रूव कर दो कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो मैं यहां पर लिखूंगा दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन क्या हो गई? बराबर हो गई। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? ऑन टू है। Hence fx is an onto फंक्शन। fx कैसा फंक्शन है? onto फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx onto भी है, 1 1 भी है, तो fx is 1 1 onto, है ना? तो this implies fx is 1 1 onto, यानी कि फंक्शन fx 1 1 भी है, onto भी है। और अगर फंक्शन 1 1 भी है, onto भी है, तो इसका मतलब क्या करना है अब आपको? देखो लास्ट स्टेप, रिप्लेस x बाई f इनवर्स y। अब आपको क्या करना है? x की जगह, यानी कि इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले चाहे तो, है ना? तो रिप्लेस x बाई f इनवर्स y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स y से, और यही इसका क्या होगा? इनवर्स होगा, y प्लस 7 अपॉन में 3। तो ये इतना कुछ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आप सिंपल समझें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x निकालना है और वही आपका इनवर्स होगा। बस आपको प्रूव कर रहा है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नाउ सो दैट द फंक्शन, देखो यहां पर फंक्शन दिया है और हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स भी निकालना है। चलो ध्यान दो जरा, यहां पर फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल नंबर है, बस रियल नंबर में से आपको 0 को हटा देना है। इसकी कोडोमेन भी रियल नंबर है, लेकिन इसके कोडोमेन में भी 0 को हटा देना है, यानी कि इसके डोमेन और कोडोमेन में 0 नहीं है। और इसका रीजन है भी, देखो अगर आप यहां पर x को 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए इसके डोमेन से 0 को हटा दिया। इसका मतलब इसका जो इनवर्स आएगा ना, इसका जो इनवर्स आएगा, है ना, वहां पर भी इनवर्स इसका ऐसा आएगा जहां पर 0 पर डिफाइन, यानी कि इसका इनवर्स भी 0 पर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 को पहले से ही क्या कर दिया? हटा दिया गया। तो देखिए जरा, अब मैं यहां पर जल्दी से कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू 1 अपॉन x, ये हमारा गिवन फंक्शन है। ठीक, आपको क्या करना है? दो एलिमेंट x1 और x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेंगे? डोमेन को, r माइनस 0, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको? पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। अब यहां पर जब आप fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, देखिए यहां पर x की जगह x1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन x1 और ये 1 अपॉन x2 आ जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। तो इसका मतलब आपका गिवन फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया, है ना। तो fx इज, दिस इंप्लाइज fx इज 1 1। तो fx कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। बस आपको 1 1 ऑन टू प्रूव करते जाना है, बाकी कुछ भी नया यहां पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अगेन कंसिडर्ड fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब जरा यहां पर जल्दी से देखें, अब हम ऑन टू प्रूव करने जा रहे हैं, तो ऑन टू के लिए fx की जगह आपको y रखना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x और x इज इक्वल टू 1 अपॉन y।
अब जरा इसको ध्यान से देखो, हमने x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, क्या y सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है? देखिए अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि बताओ y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे कि सर y की वैल्यू, देखिए y सभी रियल नंबर को ले सकता है केवल 0 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 0 अगर y की जगह रख देंगे तो x डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? r माइनस 0। और जरा डोमेन को देखो ध्यान से, डोमेन भी तो वही थी, डोमेन भी वही थी। इसका मतलब y बिलोंग्स r माइनस 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी y के लिए x प्रेजेंट है ना भाई, सभी y के लिए x क्या है? प्रेजेंट है। तो आप यहां पर एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, देखिए लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, यानी कि सभी y के लिए x प्रेजेंट है। इस लाइन का मतलब ये होता है फॉर ऑल y, जितने भी y प्रेजेंट है सभी के लिए x भी प्रेजेंट है ना। लेकिन मेन हमारा यहीं पर आ गया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर में से 0 को हटा दो, वही इसकी रेंज और वही इसकी डोमेन है। एक्चुअल में यहां पर जो ये y की वैल्यू आती है ना, y यहां पर y मतलब ये जो फंक्शन है ये y की किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, वही इस फंक्शन की रेंज होती है। तो ये रेंज निकालने का तरीका है। तो अब आप यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रेंज इक्वल टू डोमेन, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन नहीं कोडोमेन, मैं डोमेन तो नहीं लिख दिया, नहीं कोडोमेन है ना। यहां पर रेंज और कोडोमेन क्या हो गई? फंक्शन की बराबर हो गई। और अगर फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन हो जाता है ऑन टू। इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है? ऑन टू है ना। तो दिस इंप्लाइज fx इज एन ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। और अगर ये ऑन टू है और ये 1 1 भी है तो ये बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, है ना। और दिस इंप्लाइज fx इज 1 1 ऑन टू। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो रिप्लेस x बाई f इनवर्स y इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स y से, तो आपका आंसर आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन y। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर फंक्शन 1 अपॉन x था और उसका इनवर्स 1 अपॉन y है, यानी कि सेम ही है, बस x क्या हो गया? x की जगह क्या आ गया? y आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान है, कुछ नया है ही नहीं। देखिए लास्ट लेक्चर में हम यहां तक प्रूव कर रहे थे कि जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू है, बस आपको यही तो एक स्टेप नया लिखना है। और इसमें भी नया क्या लिखना है? x की जगह f इनवर्स y लिख देना, बाकी कुछ भी नया नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था, इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था, बस एक ही स्टेप तो लिखना, एक बार और समझ लेते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे? लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो यहां पर डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ये जो हम दोनों एलिमेंट को कंसीडर करते हैं ये डोमेन में कंसीडर करते हैं। तो x1 x2 यहां पर नेचुरल नंबर है, तो अब क्या करेंगे? पुट fx1 इक्वल टू में fx2। तो इसका मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू में x2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। लेकिन याद रखना ये x1 इक्वल टू x2 तभी होगा जब यहां पर, क्योंकि x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है। देखो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होते तो ये बराबर नहीं होते। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, अगर यहां पर ये डोमेन नेचुरल से नेचुरल नहीं होती तो कभी भी x1 इक्वल टू x2 नहीं हो सकता था। क्यों? मान लो यहां पर ये रियल नंबर लिखा होता, यहां भी रियल यहां भी रियल, तो फिर आप क्या कहते कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू में 0 और x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू में 0, यानी कि x1 इक्वल टू x2 आता और
x1 इक्वल टू माइनस का x2 आता, यानी कि यहां पर तो x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है और माइनस x2 के इक्वल भी हो सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं? बात समझ में आ रही है? तो ये यहां पर हम कह सकते हैं कि बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं। मैंने, अगर ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लास्ट लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने और डिटेल में इसको समझाया था आपको कि ऐसा क्यों होता है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट fx इज 1 1, fx इज 1 1। fx कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। हमसे ये पूछा कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है कि नहीं है, हमसे ये पूछा ही नहीं कि इसका इनवर्स क्या होगा, है ना। चलिए, हमें तो बस ये बताना कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है, 100% सेम है। बस वहां पर हमसे पूछा था कि ये 1 1 on 2 है कि नहीं है, और यहां पर पूछा है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो बात तो एक ही है। अगर 1 1 on 2 होगा तो इन्वर्टिबल भी होगा, और 1 1 on 2 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। चलिए on 2 के लिए देखते हैं। तो on 2 के लिए अगेन फिर से हम कंसीडर करेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब क्या करेंगे, fx की जगह पुट कर देंगे y, पुट fx इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू अंडर रूट में y, है ना। अब जरा यहां पर ध्यान दो, क्या y की सभी, देखिए y क्या है, y नेचुरल नंबर है, क्योंकि y आता है कोडोमेन में से, x आता है डोमेन में से, है ना। तो इसका मतलब y क्या है, नेचुरल नंबर है, और x भी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या सभी y के लिए x प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ऐसा क्यों है, जरा इस बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं यहां पर y की जगह 1 रखूं, 1 नेचुरल नंबर है, तो x भी 1 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। y नेचुरल है तो x भी नेचुरल मिल गया हमें। लेकिन जब मैं y की जगह 2 रखूंगा, तो 2 तो नेचुरल नंबर है, रख सकते हैं यहां पर, लेकिन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.4, 1.423 आगे चलती चली जाएगी, यानी कि 1.4 आएगी, तो वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सभी y के लिए x प्रेजेंट नहीं होगा। अब जब सभी y के लिए x प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि y की वैल्यू 1 2 3 4 5 सब कुछ होगा, लेकिन 2 के लिए x की वैल्यू नहीं होगी, 3 के लिए x की वैल्यू नहीं होगी, 4 के लिए तो होगी, 5 के लिए x की वैल्यू नहीं होगी। यानी कि सेट बी के, देखो इसको आप एक तरह से और भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा और इसको यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, जरा ध्यान से समझिए, ये सेट ए है, सेट बी है, देखो ए बी, यानी कि यहां पर y की वैल्यू आएंगी और यहां पर x की वैल्यू आएंगी। अगर मैं y को 1 ले लूं, y को क्या ले लूं, 1, तो 1 की प्री इमेज मुझे मिल जाएगी 1, है ना। फिर मैंने लिया y को 2, तो क्या 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इधर कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि 2 की प्री इमेज है ही नहीं, 3 की प्री इमेज है ही नहीं, 4 की प्री इमेज आएगी 2। तो देखो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सभी y के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी y के लिए x प्रेजेंट नहीं है। और जब ऐसा है, अगर ऐसा है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कोडोमेन, इसका मतलब यह हुआ कि जो रेंज है ना, रेंज फंक्शन की जो रेंज है वो फंक्शन की कोडोमेन के इक्वल नहीं है, फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट fx इज नॉट ऑन टू। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो जब 1 1 है ऑन टू नहीं है, देखिए बात खत्म हो गई यहीं पर। अगर 1 1 ऑन टू होता तो इन्वर्टिबल होता, अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तब भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, 1 1 नहीं है ऑन टू है तब भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं hence fx is not invertible, hence fx is not इन्वर्टिबल। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इन्वर्टिबल नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगेन
ये क्वेश्चन भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। बस नया इतना है कि यहां पर हमें इसका इनवर्स भी निकालना है, यानी कि केवल लास्ट स्टेप चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो वीडियो को पॉज करो और अपने आप करो इसको, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, कर लेंगे आप अपने आप इसको। चलिए तो जल्दी से मैं एक बार और करा देता हूं आपको। फंक्शन क्या है, मैं फंक्शन को लिख लेता हूं सबसे पहले। fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, ये हमारा गिवन फंक्शन है ना। चलिए देखिए प्रूव करते हैं जल्दी से। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ, देखिए ये इसमें डोमेन है और ये इसमें कोडोमेन है ना। डोमेन और कोडोमेन को ध्यान से देखो, ये डोमेन कोडोमेन है। तो हमारा x1 x2 किसको बिलोंग करेगा, r माइनस 3 को। चलिए अब देखो यहां पर मैं प्रूव कर देता हूं। तो पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहां पर क्या करो, यहां पर पुट कर दीजिए x1 माइनस 2, x1 माइनस x की जगह x1 पुट करेंगे है ना। तो x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब x2 पुट कर दो, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि x1 x2 के बराबर है या नहीं है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू, ये भी x1 x2 आएगा, माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 और प्लस का 6। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, आगे लिखते हैं। अब जो बचा उसको मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए इधर क्या बचा, 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू, 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस का 3x2 और माइनस का 2x1। अब यहां पर देखो, एक मिनट, माइनस का, ये माइनस 3x1 था। अगर मैं इस माइनस 2x1 को इधर लाता हूं और इसमें ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1। x2 को उधर ले जाते हैं, माइनस का 3x2 प्लस का 2x2, और यहां पर आप देख सकते हैं माइनस का x1 बचा और यहां पर माइनस का x2 बचा, माइनस माइनस खत्म, x1 इज इक्वल टू x2। मतलब फंक्शन 1 1 तो है ना। तो इससे क्या पता चला हमें, दिस इंप्लाइज दैट fx इज 1 1। fx कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो अगेन कंसिडर्ड fx, अगेन fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इस बार क्या करना है, आप अच्छे जानते हैं इस बार क्या करना है, आपको fx की जगह y पुट करना है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा xy माइनस का 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए तो xy, अब यहां पर x को एक तरफ कर लेते हैं, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x को कॉमन ले लिया, y माइनस 1 3y माइनस 2, और यहां से x आ गया हमारे पास 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1, है ना। ये हमारे पास आ गया, जिसको हम कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये y की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, ये y की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी कि यहां पर y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, केवल 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होने पे नीचे 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि यहां पर y किसको बिलोंग कर रहा है, यहां y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, एक्सेप्ट 1। यानी कि y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस 1 नहीं होना चाहिए जरा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, इस फंक्शन की रेंज हो गई ये, जरा इसके डोमेन पे ध्यान दो, इसकी डोमेन भी तो यही थी, यानी कि रेंज इक्वल टू क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। और जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है।
तो मैं यहां पर ये लीजिए, देखिए लिख देता हूं यहां पर। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से अब इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -3, है ना, यानी कि सभी y के लिए x क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बोलो बात समझ में आ गई। फॉर ऑल y x क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी को अब हम लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है वही उसकी कोडोमेन है। और मेनली हमें ऑन टू के लिए यही प्रूव करना होता है कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट fx इज ऑन टू, है ना। और अगर fx ऑन टू है, है ना, एंड दिस इंप्लाइज दैट fx इज 1 ऑन टू फंक्शन। तो लास्ट स्टेप अब आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस x बाई f इनवर्स y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं यहां पर इसका क्या लिख देता हूं, आंसर लिख देता हूं। देखिए, तो रिप्लेस x बाई f इनवर्स y इन इक्वेशन नंबर 1। और जब आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y -1, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो ये तो मैंने ऐसे इतना लिख दिया, नहीं तो आपको सीधे क्या करना था, इसके बाद सीधे आपको लिखना था कि रेंज जो है वो डोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ऑन टू है, और 1 भी था, ऑन टू भी है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स इसका कितना होगा, 3y - 2 अपॉन y -1। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा कि इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, इसका इनवर्स को कैलकुलेट, बाकी कुछ लिखा ही ना, डोमेन लिखा ना रेंज लिखा, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन आपको ऐसा प्रूव नहीं करना कि ये 1 ऑन टू है या नहीं है ना, ये फंक्शन 1 ऑन टू है, आपको केवल इसका इनवर्स निकालना है। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर ना तो इसकी डोमेन दी है ना इसकी रेंज दी है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो डोमेन होगी उसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है, और जो इसकी कोडोमेन होगी उसमें भी कोई एक एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पूछा ही नहीं है, हमसे सीधा कहा कि इसका इनवर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x अपॉन x -1 है। हमसे ये नहीं कहा कि ये 1 ऑन टू है या नहीं है, मतलब हमें ये प्रूफ नहीं करना कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो हम तभी कर सकते जब हमें इसकी डोमेन और कोडोमेन बताई जाए। भाई कोडोमेन और डोमेन पता होगी तभी तो हम कर पाएंगे। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये फंक्शन 1 ऑन टू है, हमें केवल इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, पुट fx इक्वल टू में y, fx की जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x अपॉन x -1, है ना। अब यहां से हमें क्या निकालना, x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y x -1 y इंटू x -1 इज इक्वल टू 2x। तो यहां पर आ गया xy माइनस y इज इक्वल टू में 2x। x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, है ना। तो यहां से हमें xy माइनस का 2x इज इक्वल टू y, इसमें से x को कॉमन ले लो, तो y -2 आ जाएगा, इक्वल टू में y आ जाएगा, x निकाल दो, तो y अपॉन y -2। इसका मतलब अब हमें क्या करना, x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स y से। तो रिप्लेस x बाई f इनवर्स y।
और रिप्लेस करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये लीजिए, इसका क्या आ गया, ये इनवर्स आ गया, है ना। अच्छा, यहां पर अगर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो फंक्शन है, यहां पर जो फंक्शन होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा। देखो, अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं तो इसकी डोमेन में 1 नहीं आएगा, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, तो मैं लिख सकता हूं। देखो कैसे, ध्यान देना, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन में 1 नहीं आएगा, है ना, यानी कि रियल नंबर होगी इसकी डोमेन, बस 1 नहीं आएगा। और अगर हम बात करें इसकी कोडोमेन, तो इसकी कोडोमेन भी रियल नंबर होगी, बस उसमें 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा उसमें, हमसे पूछा नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि आप बता सकते हैं। यानी कि इसकी डोमेन में 1 नहीं आएगा और इसके कोडोमेन में 2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके कोडोमेन में 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम इसका इनवर्स निकालना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 1 ऑन 2 है, तो ये ऑन 2 तभी होगा जब इसमें y की वैल्यू 2 ना हो, यानी कि इसकी रेंज में 2 नहीं आना चाहिए। रेंज में 2 ना आने का मतलब इसके कोडोमेन में 2 नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक में कुछ नया नहीं था। अगर आपको ये प्रूव करना आता है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, तो उसके बाद बस आपको एक स्टेप भी तो लिखना लास्ट में, तो आप इनवर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया 4th नंबर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डीपीपी में दिए, सिंपल क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना है, तो पहले आपको 1 1 ऑन 2 प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनका इनवर्स निकालना है। तो इनको आप करें, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो x - 2 x - 3 रिपीट हो गया क्या, x - 2 x - 3, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोई नहीं, एक बार और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं, है ना, इनवर्स इनका कैलकुलेट करें। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फंक्शन का लास्ट लेक्चर होगा, जहां पर हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, वहां से क्वेश्चन आने के और भी ज्यादा चांसेस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।